हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन क्वेश्चन फिजिक्स फॉर क्लास 11 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिजन्स का। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनफैक्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक कोलिजन है क्या। मान लीजिए कि ये ज़मीन है और स्मूथ है, ठीक है, ये स्मूथ है, म्यू इक्वल टू 0 है इस ज़मीन पर, और एक पार्टिकल इधर है और एक पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है। ये दोनों में कोलिजन हो रहा है, माने कि आगे इधर से गया और इसमें जाकर टकरा गया, इसमें जो है सो जाकर टकरा गया। टकराने के बाद में ये दोनों जो है सो निकल के चलने लगेंगे। अब कैसे चलेंगे? क्या एक ही डायरेक्शन में चलेंगे? जिस डायरेक्शन में ये आ रहा था, मान लीजिए ये रुका हुआ है, ठीक है, U2 इसको कहते हैं, रुका हुआ है, और ये U1 से जा रहा है, यहाँ पर टकराया। टकराने के बाद क्या ये जिस डायरेक्शन में आ रहा था ये उसी डायरेक्शन में जाएगा या कोई और डायरेक्शन में जाएगा? यह डिपेंड करता है कि ये किस तरह से टकराया इस पर, आने की इसका जो कॉन्टैक्ट है, जहां पर टक्कर हो रहा है, कॉन्टैक्ट है, वो कैसा है, ये उस चीज पर डिपेंड करता है। इस पर हम अभी आएंगे। तो इसमें जो है कोलिजन में दो चीजें हम कंसीडर करेंगे। एक कंसीडर करेंगे मोमेंटम। जब कोई चीजें चल रही होती है उसके पास दो चीजें होती है, एक होता है मोमेंटम और एक होता है एनर्जी। एक्चुअली दोनों एनर्जी के हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो एनर्जी हमारा केवल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है पीई, पोटेंशियल एनर्जी वो 0 है, वो एज्यूम करते हैं। तो हम यहाँ पर जो बातें करेंगे वो मोमेंटम का और एनर्जी का। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। अभी देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है मोमेंटम से रिलेटेड है, के इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, ये आपको पता है। लेकिन फिर भी ये दोनों का बिहेवियर अलग होता है। जहां तक कि मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये दोनों का बिहेवियर अलग चलेगा। इसमें मोमेंटम जो है सो कंजर्व रहेगा, जब भी कोलिजन हो, चाहे कैसा भी कोलिजन हो, किसी तरह का कोलिजन हो, ये कभी चेंज नहीं होगा एज लॉन्ग एज आप आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं। मतलब कि कोई तीसरा, जैसे कि यहाँ पर दो पार्टिकल लिए, ये दोनों को मिलाकर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, ये हमारा सिस्टम हो गया। अब ये दोनों आपस में चाहे जितना टकराए, जो भी करना है करे, लेकिन टोटल मोमेंटम इसका सेम रहेगा। चाहे टकरा कर टूट जाए, टूट के 3-4 पीसेस हो जाए, सबको यदि हम इंक्लूड कर लेंगे उस सारे पीसेस को, तो हमारा अब भी ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। और इस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब इस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस केस में मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, उसका कोई गारंटी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि यदि जैसे ही टक्कर होगा, यहाँ पर टक्कर होने के बाद में कुछ साउंड आएगा, तो कुछ साउंड आया तो साउंड तो एनर्जी है, तो वो साउंड निकल के चला गया एनर्जी ग्रुप में। ये गर्म भी हो सकता है, हीट उसमें डेवलप हो गया, तो उसमें भी कुछ एनर्जी चला गया। कभी कभी लाइट भी निकल सकता है, स्पार्किंग जैसा लाइट, तो उससे भी थोड़ा एनर्जी निकल के चला गया। तो एनर्जी बहुत तरीके से भागने का यहाँ रास्ता है, तो इसलिए एनर्जी कंजर्व रहेगा ये गारंटी नहीं है। केवल आइडियल केस में एनर्जी कंजर्व रहेगा, एक केस में, जिसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। अभी हम उसको बताएंगे कि वो क्या है। इलास्टिक कोलिजन जो है, जब हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ये कंजर्व्ड है, हम काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट करेंगे, के जो है सो कंजर्व्ड है। वरना बाकी अदर जो कोलिजन्स है, अदर कोलिजन को क्या नाम देते हैं? इन इलास्टिक देते हैं। इन इलास्टिक जो कोलिजन है उसमें के जो है सो कंजर्व नहीं रहेगा। के जो है वो कंजर्व नहीं रहेगा, नॉट कंजर्व, इनफैक्ट वो घटेगा। कंजर्व के जो है सो डिक्रीज करेगा, बढ़ेगा नहीं। बढ़ सकता है क्या? क्या के बढ़ सकता है? हाँ, बढ़ सकता है। यूजुअली डिक्रीज करेगा यदि ये टूटा नहीं, एक्सप्लोजन नहीं हुआ। यदि कहीं ये एक्सप्लोड कर जाए तो अंदर का एनर्जी बाहर आ जाएगा, राइट। और उस केस में आपका जो ये काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। यदि एक्सप्लोजन हो गया तो एनर्जी बाहर निकल जाएगा। एक्सप्लोजन मतलब उसके अंदर में कुछ इंटरनल एनर्जी है, वो इंटरनल एनर्जी
जो आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है, स्टोर्ड है, वो एक्सप्लोजन जो है सो आपको इंटरनल एनर्जी को बाहर कर दिया है, और तब जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन मोमेंटम, मोमेंटम तब भी इंक्रीज नहीं होगा। आप बोलोगे कि ये कैसी बात है भाई, देखो काइनेटिक एनर्जी जो है सो मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है तो मोमेंटम क्यों नहीं बढ़ेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से उसमें डायरेक्शन है, और डायरेक्शन है तो एक मान लीजिए एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है, सेम स्पीड से, दोनों का मास भी सेम है, सेम स्पीड से चल रहा है, इसका मोमेंटम देखिए जीरो हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्या? ट्वाइस हो गया एक का, ये ट्वाइस हो गया एक का। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी हालांकि रिलेटेड है मोमेंटम के साथ में, काइनेटिक एनर्जी होता है मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m, उसके बाद में भी जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है या घटता है तो मोमेंटम पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से वो उसका टेक केयर कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि जब कोलिजन होता है तो एक है इलास्टिक कोलिजन जो कि आइडियल सिचुएशन है, उस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहता है, और बाकी कोलिजन जो होते हैं वो इनइलास्टिक कोलिजन हैं और उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता, वो घटता है। हाँ, एक दूसरा जो सिचुएशन यहाँ पर दिखा रहे हैं एक्सप्लोजन वाला सिचुएशन, उसमें क्या है कि अंदर का एनर्जी बाहर आ गया है, तो अब उसको तो हमने इंक्लूड नहीं किया था शुरू में, काइनेटिक एनर्जी हम जो ले रहे थे वो तो इसके मोशन की वजह से था, अब ये तो इंक्लूड नहीं किया हुआ था ना, तो ये आ गया यहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया है, तब अब क्या करेगा, एक काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा, लेकिन एक्सप्लोजन के बाद में भी मोमेंटम नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। अब देखिए किस सिचुएशन में मोशन जो है सो लीनियर होगा और किस सिचुएशन में मोशन जो है सो लीनियर नहीं होगा। तो हम एक लाइन यहाँ पर दे देते हैं और दोनों तरफ हम डिस्कस करते हैं। ये लीनियर मोशन होगा, मैंने 1D मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर 2D मोशन होगा, ठीक है। हम जस्ट दो पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए 2D मोशन मैक्सिमम हो सकता है, यदि हम दो से ज्यादा पार्टिकल को कंसीडर करेंगे तो 3D हो सकता है, राइट। लेकिन हम जस्ट दो पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, यहाँ पर भी हम लिए एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ये इधर से गया इसके साथ में, मान लीजिए ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये गया इससे टकराया, ठीक है, और टकराने के बाद में क्या होता है सो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ के बाद में वो आएगा यहाँ पर, अब देखिए टक्कर हो रहा है, एक बड़ा है एक छोटा लेते हैं, और यहाँ पर इसका जो सेंटर ऑफ मास आप जो देख रहे हो, ये दोनों को मिलाएंगे तो हमेशा एक लाइन से मिला सकते हैं ऑफ कोर्स। अब ये लाइन यदि वेलोसिटी के लाइन में है इसका और इसका दोनों का, इसको हम यदि ओ और ओ प्राइम कहें, तो ओ प्राइम जो है इसको वेक्टर लाइन जो कहें वो पैरेलल हो जाए u1 के, पैरेलल हो जाए u2 के, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये तीनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, मोशन विल बी इन ए स्ट्रेट लाइन। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा? देखिए क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं यही है कांटेक्ट पॉइंट, राइट। अब कांटेक्ट पॉइंट इस पर जो है परपेंडिकुलर है, ये देखिए फोर्स जो लगाएगा, ये इस पर जो फोर्स लगाएगा किधर लगाएगा, फोर्स इधर लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये बड़ा वाला जो पार्टिकल है वो छोटा पार्टिकल पर फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, और वो फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। और फोर्स क्या करता है, फोर्स इस पर कितना देर के लिए लगेगा, मान लीजिए कुछ देर के लिए फोर्स लगेगा, मान लीजिए वो डेल्टा टी टाइम तक जो है सो ये कोलिजन हुआ है, मैंने कि यहाँ पर रहा है, तो इसने जो इस पर इम्पल्स लगा दिया, देखिए फोर्स लगा रहा है छोटा टाइम के लिए तो इम्पल्स लगाया, J1 पर जो इम्पल्स लगा, J1 इज इक्वल टू इम्पल्स ऑन पार्टिकल 1, ये हमारा 1 पार्टिकल है, ये हमारा 2 पार्टिकल नंबर है, तो 1 पर जो इम्पल्स लगा वो क्या होगा, वो होगा उसका चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। अब वैसे ही J2 जो है वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2, J1 चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1, और
आपको पता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये जो फोर्स लग रहा है इधर F1 और ये जो फोर्स लग रहा है F2, उसका डायरेक्शन उल्टा होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो इसका मतलब है J1 क्या होता है, J1 जो है सो होता है F1 डेल्टा टी, और J2 क्या होता है F2 डेल्टा टी। F1 F2 का डायरेक्शन अलग है, जस्ट ऑपोजिट है, अलग है क्या, ऑपोजिट है। तो ये J1 और J2 जो है, ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ से आप कह सकते हो कि J1 और J2 ये जो इम्पल्स है वो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब उसका वैल्यू रख दीजिए, J1 कितना हुआ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से, पहला पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम माइनस दूसरा पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम, ये दोनों को ऐड कीजिए, 0। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस सेकेंड पार्टिकल वो क्या हो गया 0। मतलब एक P1 और P2 का जो सम है टोटल मोमेंटम वो जो है सो कंजर्व्ड है, वो चेंज नहीं होता। मतलब मोमेंटम जो शुरू में था वही मोमेंटम बाद में है, वेक्टर क्वांटिटी लेना होगा। तो ये मैंने यहाँ पर दिखाया कि क्यों यहाँ पर जो है सो मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। हम बताने चले थे कुछ और एक्चुअली, और बता दिए कि यहाँ पर कुछ और एनीवे। तो हम यहाँ पर ये बताने वाले थे कि देखिए क्या होता है, ये मोमेंटम का डायरेक्शन देखिए, ये जो मोमेंटम में चेंज है उसका डायरेक्शन देखिए, इम्पल्स का डायरेक्शन किधर है, इम्पल्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के लाइन में ही है। वेलोसिटी जिधर है U1 U2 दोनों वेलोसिटी तो सेम डायरेक्शन में है, और ये वाला लाइन जो है इसी में मोमेंटम का भी डायरेक्शन है। ये मोमेंटम जो है यहाँ पर इम्पल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम जो है उसका डायरेक्शन भी इसी लाइन में है। इसका मतलब है तीनों जो अब कोलिजन के बाद में भी ये एक ही डायरेक्शन में चलेगा, इसी लाइन में चलेगा वो, राइट। क्योंकि शुरू में भी इसी लाइन में चल रहा था दोनों का सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद में कोलिजन के बाद में जो चेंज आया वो भी इसी डायरेक्शन में आया, इसी लाइन के डायरेक्शन में आया। तो अब जो है सो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। इसे इधर देखिए, इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो है ये कोलिजन यहाँ पर हुआ। हाँ, तो यहाँ पर मैंने दिखा नहीं दिया, फाइनली दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा है। ये दोनों चलेंगे उसी लाइन में चलेंगे, एक यहाँ पर चलेंगे एक यहाँ पर चलेंगे, चाहे इस डायरेक्शन में चले या उस डायरेक्शन में चले, फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है इधर से गया, इसको पीछे से हिट किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हिट हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, एक ऐसे है एक ऐसे, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ये शुरू में किधर चल रहा था, इधर चल रहा था मान लीजिए, और ये शुरू में किधर चल रहा था, मान लीजिए दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा था, ये भी इधर चल रहा था। हम मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये लाइन है एक्स एक्सिस है, दोनों शुरू में एक्स एक्सिस की ओर चल रहा था, ये भी और ये भी, ठीक है। इसका डायरेक्शन था इधर और इसका डायरेक्शन था इधर। अब इस लाइन को हटा देते हैं ताकि हमें कुछ और बनाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो है कोलिजन हुआ, राइट, कोलिजन हुआ तो ये कांटेक्ट में आया, ये इसका O और O प्राइम है सेंटर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, दूसरा पार्टिकल जो पहला पार्टिकल वो फोर्स लगाएगा इधर लगाया, और दूसरा जो पहला जो दूसरा पर लगाएगा इधर लगाएगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो चेंज आएगा इसका मोमेंटम में, ये जो इम्पल्स आया फर्स्ट वन पर ड्यू टू सेकेंड, हाँ वो किस डायरेक्शन में है, देखिए इस डायरेक्शन में है, और उसी डायरेक्शन में पहला का मोमेंटम चेंज करेगा, ठीक है। और वैसे ही दूसरा जो है उसका मोमेंटम चेंज होगा इस डायरेक्शन में। तो ऑलरेडी ये इधर चल रहा था, ये दोनों, ठीक है, ये इधर चल रहा था, और इसने जो है इधर हिट करके इधर फोर्स लगाया, तो अब जो है सो इधर इसका मोमेंटम चेंज कर दिया, थोड़ा सा वेलोसिटी इधर दे दिया। ये दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा वो किधर आएगा, कुछ इधर आएगा, तो इधर चलने लगा। वैसे यहाँ पर इस पार्टिकल 2 को देखिए, तो 2 को आप देखेंगे तो एक अपने पहले इधर से चल रहा था U2, और ये जो है सो टक्कर की वजह से ये इधर थोड़ा चलने लगा U2 प्राइम। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा कहीं कहीं पर आएगा बीच में इधर, वो हो गया U2 V2 कह देंगे इसको। U मतलब शुरू में और V मतलब बाद में, ये V1। U का मतलब आप समझ लीजिए इनिशियल
इस वेलोसिटी जो है, राइट, जो काइनेमेटिक्स में हम लोग यूज करते थे। और भी मतलब फाइनल वेलोसिटी, मैंने टक्कर के बाद में, आफ्टर कोलिजन। तो इस तरह से देखा, दोनों पहले एक लाइन में चल रहा था, दोनों एक ही लाइन में चल रहा था, और लेकिन ये थोड़ा सा इसका सेंटर ऑफ मास जो है ऑफ था, इस लाइन से ऑफ है। वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है लेकिन ये थोड़ा ऑफ है। इसके वजह से सेंटर ऑफ मास जो है दोनों का मिलाने वाला जो लाइन है वो उसी वेलोसिटी डायरेक्शन, मोशन के डायरेक्शन के जो लाइन है उस पर नहीं मैच किया, और इस वजह से ये दोनों अलग अलग चलने लगा। तो ये हो जाएगा मोशन इन 2D। ओके। और जब 2D में मोशन होगा, जैसे कि मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, इधर से आया, 2D में मोशन में जब हुआ, एक इधर मान लीजिए जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और ये इसका इनिशियल डायरेक्शन है, ठीक है। ये इधर कुछ एंगल बनाएगा θ1, ये एंगल बनाएगा θ2, और ऐसे करके ये अब जा रहा है यहाँ पर, ये V1 से जा रहा है, ये V2 से जा रहा है, ये आ रहा था U1 से, और ये जा रहा था U2 से, इधर दोनों इधर जा रहा था, अब मान लीजिए इधर जा रहा है। तो ये इस तरह से 2D में ये मोशन होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से टक्कर हुआ है। यदि दोनों का सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पर है जिस लाइन पर दोनों चल रहा है, तो वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन में चलता रहेगा, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होगा। अदरवाइज ये मोशन इन 2D हो जाएगा। ओके। अब हम लोग बात करते हैं इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कोलिजन पर, इन इलास्टिक कोलिजन पर। जैसे कि हमने बताया कि ये मोमेंटम जो है सो कंजर्व्ड है हमेशा, चाहे वो किसी भी तरह का कोलिजन हो, इलास्टिक इन इलास्टिक। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो जो है कंजर्व्ड है केवल एक सिचुएशन में, वो है आइडियल सिचुएशन, जो आपको ना के बराबर मिलेगा, वो है, उसको कहते हैं इलास्टिक सिचुएशन। अदरवाइज के जो है सो घटेगा। एक्सेप्शन है कि यदि कहीं एक्सप्लोजन हो गया, यदि एक्सप्लोजन हो गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, एक्सेप्शन। ओके। अब हम बात करते हैं कि ये इलास्टिक में क्यों काइनेटिक एनर्जी जो कंजर्व रहता है, बाकी सब में नहीं कंजर्व रहता है, या क्या होता है एक्चुअली, ये किस तरीके से काम करता है कोलिजन। तो देखिए कोलिजन कैसे काम करता होगा। ये यहाँ पर है और दूसरा जो है सो इसको टक्कर मारा है यहाँ पर, ठीक है। अब जब टक्कर इसको मारा तो क्या होगा, पहले इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, एकदम टच कर रहा है, ठीक है। देखिए इधर से है, अब इधर से आया आया और इसको टक्कर मारा, ठीक है। अब टक्कर मारने के बाद में और थोड़ा सा कुछ ऐसे चलेगा तो ये हाँ, इस तरह का सिचुएशन वहां थोड़ी बनेगा, और भाग गया, तो इस तरह का सिचुएशन नहीं बनेगा ना। ये जो बीच में है क्या हो गया, बीच का मतलब ये बोल रहा है कि ये दोनों डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्मेशन आएगा, और ये डिफॉर्मेशन आएगा ड्यू टू कोलिजन। और कोलिजन के बाद में डिफॉर्मेशन आया, और इसके बाद में, कोलिजन के बाद में ये क्या करेगा, इसके वजह से फोर्स भी लगे। हाँ, ये बिल्कुल एक स्प्रिंग फोर्स की तरह काम कर सकता है। आपने जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लेके इसको जो है सो पुश कर दिया इधर, तो वैसे ही ये दोनों को का जो है, ये स्प्रिंग जो है आप कर सकते हो कि दो ठो यहाँ पर बॉल है, और इसको इधर से, इसको इधर से, इसको आपने इधर से प्रेस किया, इसको इधर से प्रेस किया, तो दोनों प्रेस्ड स्प्रिंग की तरह है। अब दोनों को एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा इस पर इधर, और दूसरा जो है सो फोर्स लगाएगा इधर, तो दोनों वापस आएगा। अब यदि वापस आ रहा है ऐसे, दोनों को वापस आया, तो ये जो डिफॉर्मेंट वाला सिचुएशन था उसका क्या हुआ। यदि इलास्टिक सिचुएशन है, जैसे कि आप स्प्रिंग में देखते हो, यदि फुल इलास्टिक है तो ये पूरा का पूरा रिकवर कर लेता है, राइट। तो इलास्टिक सिचुएशन में फुल रिकवरी हो गया। और यदि दूसरा एक्सट्रीम सिचुएशन, एक एक्सट्रीम सिचुएशन ये है, इलास्टिक है, एक्सट्रीम सिचुएशन नंबर 1। दूसरा एक्सट्रीम सिचुएशन है कि एक जरा भी बाहर नहीं आएगा, ये जो है दोनों जो आया, ये जो डिफॉर्म है सो पूरा का पूरा डिफॉर्म ही रह लिया, जीरो रिकवरी, ठीक है। यदि जीरो रिकवरी हो गया तो क्या होगा, तो रिकवरी नहीं होगा, इसका मतलब ये इस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा, वो फोर्स जिससे कि भागो तुम उधर, हाँ मुझे, और ये इस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। लेकिन इसमें स्पीड है,
तो उस स्पीड की वजह से क्या होगा, आप ऐसा करते हैं दोनों को साथ में ले जाते हैं, देखिए दोनों टच में है ना। अब रिकवरी तो हुआ नहीं है, तो रिकवरी नहीं हुआ है और इसके पास स्पीड है, इसके पास भी स्पीड होगा, लेकिन यहाँ पर पहले का स्पीड ज़्यादा है दूसरा से, तभी तो जाकर कोलिजन हुआ, नहीं तो दूसरा का स्पीड यदि पहले से ज़्यादा रहता तो कोलिजन ही नहीं होता। तो ये इसका जो है सो रिलेटिव स्पीड इससे ज़्यादा है, तो क्या बोलेगा कि ये बोलेगा चलो मुझे तो जाना है, और ये जो है सो रिकवर नहीं हो रहा है, इसका मतलब इससे अलग नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेगा, दोनों साथ में चल देगा, मूव्स टुगेदर। मूव टुगेदर, दोनों साथ में चलेंगे। ये एक्सट्रीम सिचुएशन ये है, इसको कहते हैं फुली या कंप्लीटली इनएलास्टिक, एक जरा भी रिकवरी नहीं हुआ है, और उस सिचुएशन में दोनों एकदम साथ साथ में चलेंगे। लेकिन जो ये दोनों सिचुएशन बहुत कम मिलेंगे, जो सबसे ज्यादा सिचुएशन मिलेगा वो होगा इन बिटवीन, जिसको हम सिंपली कहते हैं इनएलास्टिक सिचुएशन। ये देखिए फुली इनएलास्टिक या कंप्लीटली इनएलास्टिक है, ये जो है सो इलास्टिक है, जिसको हम फुली इलास्टिक नहीं कहते, कहीं लिखे नहीं, हाँ लिखे तो, ये इलास्टिक है, ये फुली इनएलास्टिक है, और अब क्या आया इनएलास्टिक। इनएलास्टिक मतलब ये दोनों के बीच में सिचुएशन होगा, दोनों के बीच में क्या होगा कि ये दोनों जो है सो टक्कर मारा, कोलिजन हुआ, ठीक है, और कोलिजन के बाद में ये डिफॉर्मेशन आया, और डिफॉर्मेशन में से पार्टली जो है सो रिकवर कर पा रहा है, यहां पर रिकवर किया है लेकिन पार्टली। तो इसका जो सिचुएशन है वो ये दोनों के बीच में होगा, ये जो है सो साथ में मूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, मैंने साथ में मूव करना जरूरी नहीं है, इसमें साथ में मूव नहीं करता, साथ में ये दोनों मूव करता है जब फुली इनएलास्टिक है तो, क्योंकि कोई चांस नहीं है इसके पास। यहाँ पर जो है सो रिकवर तो किया है ना, तो इसको अलग कर देगा, ये दोनों जो है सो अलग हो जाएंगे, इसके बाद में अलग होने के बाद में इसका वेलोसिटी कुछ अलग रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा इसके बाद में, क्योंकि पूरा का पूरा रिकवर हो गया है, डिफॉर्मेशन नहीं रहा। और यदि ये थोड़ा डिफॉर्म्ड रह गया है, तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर जो फिर इसके पास एक तरह से थोड़ा वर्क डन इधर निकल गया, नहीं वर्क डन नहीं, कि जो एनर्जी जा रहा है वो मेनली हीट में जा रहा है, जब ये रिकवर नहीं हो पा रहा है और कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और जब फर्स्ट टाइम कोलाइड हुआ था एक ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा था, उस वक्त जो है सो थोड़ा सा बॉन्ड वगैरह टूटा तो उससे साउंड निकला, तो इस तरह में बहुत सारे एनर्जी बर्बाद होते हैं, और यहाँ पर वो एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करता है, वही एक्सप्लोजन वाला केस छोड़ के, ठीक है। और यहाँ मैक्सिमम डिक्रीज करता है, जो डिक्रीज है वो मैक्सिमम है यहाँ पर, और यहाँ पर भी डिक्रीज करेगा, डिक्रीज तो यहाँ भी होगा काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम सिचुएशन फुली इलास्टिक, जस्ट इसको इलास्टिक कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, और ये फुली इनएलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी जो है सो मैक्सिमम डिक्रीज किया, और इन बिटवीन जो है जिसको इन इलास्टिक कहते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। अब कितना डिक्रीज करेगा वो डिपेंड करता है कि कितना डिग्री है इसका इन इलास्टिसिटी का, हम उस पर भी आएंगे, डिग्री को डिफाइन करेंगे कि कैसे डिफाइन करेंगे कि कितना इन इलास्टिक है। हम एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे ई, और बोलेंगे कि ई जब 1 है तो ये पूरा पूरा इलास्टिक है, जब 0 है तो ये जो सो पूरा कंप्लीटली फुली इन इलास्टिक है, और यदि ये 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है तो ये जस्ट इन इलास्टिक है। इसको हम डिफाइन करेंगे, अभी केवल ये बता दें कि 3 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, एक कंप्लीटली इलास्टिक जहां पर कि जो डिफॉर्मेशन हुआ है कोलिजन के बाद वो फुली रिकवर कर गया, कंप्लीटली इन इलास्टिक, ये जो डिफॉर्मेशन हुआ वो बिल्कुल ही रिकवर नहीं किया। ये सोच लीजिए कि आपका जो बॉल है, वो आटा रोटी बनाते हैं ना, डो जो बनाते हैं आटा का रोटी बनाने के लिए, तो वो डो का बॉल आपने बना लिया है और उसको हिट कर दिया, कोलाइड कर दिया, वो दोनों चिपक के वहीं रह गया, राइट। तो ये वैसा ही सिचुएशन है, जो एक जरा भी डिफॉर्म नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए जो 2 ठो बॉल आपने आटा का लिया है, वो बॉल को आपने हिट किया है, दोनों का स्पीड अलग अलग है, तो जिसका स्पीड ज्यादा है उसके डायरेक्शन में दोनों चलेगा साथ में, क्योंकि दोनों चिपक गया है ना। लेकिन ये पार्टली इन इलास्टिक है तो ये अलग हो जाएंगे, दोनों साथ में नहीं चलेंगे। ओके, अब आगे चल के देखते हैं कि इस केस में जो आपने देखा कि
इन इलास्टिक में जो है सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज होता है, तो वो कितना डिक्रीज होता है उसको देखते हैं। तो अब हम अपना फोकस जो है सो वन डायमेंशन में रखते हैं फिलहाल, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन करना ईजी है। तो मान लीजिए ये हमारा बॉल है, ठीक है, दो ठो बॉल है और इसमें कोलिजन हुआ यहाँ पर। पहला जो है सो ज़्यादा स्पीड से चल रहा था, और कोलिजन के बाद में दोनों साथ में चलेंगे फिर, क्योंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन है। ये इधर किससे चल रहा था, U1 से, ये किससे चल रहा था, U2 से। U मतलब कि बिफोर कोलिजन वाला साइड। यहाँ पर तो कोलिजन हुआ, अब उसके बाद में दोनों साथ में चलने लगा है, इसको हम क्या बोले, V बोलते हैं। अब V1 V2 नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों साथ ही से चल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर कोलिजन है, और कोलिजन के पहले आपने देखा इसका मास को हम M1 कहते हैं, इसको M2 कहते हैं। ये M1 और M2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो कंसीडर कर रहे हैं सिचुएशन, वो है हमारा केस नंबर 1, कंप्लीटली इनइलास्टिक सिचुएशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम आपको मैंने दिखाया कि जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो कोलिजन के पहले जो है सो मोमेंटम कितना था, कोलिजन के बाद में मोमेंटम कितना, दोनों सेम रहेगा। यहाँ पर वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वन डायमेंशन में है। तो पहले इसका कितना मोमेंटम था, M1U1 प्लस M2U2। बाद में कितना हुआ, यहाँ पर दोनों साथ में चल रहा है, किस स्पीड से, V से। तो V आपको पता चल गया, M1U1 प्लस M2U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। शुरू में कितना काइनेटिक एनर्जी था, I फॉर इनिशियल और F फॉर फाइनल। तो शुरू में किस काइनेटिक एनर्जी से चल रहा था, सिंपली हाफ M1U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 स्क्वायर। और बाद में किससे चल रहा है, इस V से चल रहा है। हाफ मास तो दोनों है, कस ले लेते हैं साथ में क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहा है, सिंपली V स्क्वायर लिख देंगे। अब V का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, हाफ M1 प्लस M2, ये कितना हो गया, M1U1 प्लस M2U2 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का स्क्वायर। एक तो यहाँ से कट गया, ये एक तो दोनों नहीं कटा है, एक तो कटा है। हाफ ये नीचे रह गया है M1 प्लस M2, और ये कितना हो गया, M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर U2 स्क्वायर प्लस M1 M2 U1 U2। ये पूरा बने, इसीलिए अलजेब्रा है, आप कीजिए इसको। निकालना क्या है, निकालना है हमें कि लॉस कितना हुआ है, लॉस जो हुआ है वो निकालना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसको डेल्टा के कहते हैं। के फाइनल माइनस के इनिशियल, अपने नेगेटिव आ जाएगा, देखिएगा के फाइनल ये वाला है और के इनिशियल ये वाला है, हाफ दोनों में कॉमन है, उसको बाहर कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि बहुत लंबा एक्सप्रेशन है। हाफ मैंने बाहर कर लिया, यहाँ पर जो है सो क्या है देखिए, M1 प्लस M2 है, और जो है लिख लेते हैं एक बार, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। टू M1 M2 U1 U2 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 माइनस ये कितना है, M1U1 स्क्वायर माइनस M2U2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर U2 स्क्वायर प्लस 2M1। ये सिले अलजेब्रा बार बार लिखते रहिए, और क्या है यहाँ पे देखिए, M1 का M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर, M1 को इससे करते हैं माइनस M1 M2 U2 स्क्वायर। बाकी किधर लिखे, यहाँ लिखते हैं, M2 का जो है माइनस M1 M2 U1 स्क्वायर माइनस
m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपको कर सकता है, उसको हटा देते हैं। ये जो नीचे 1 लिखती है ये कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से जो फैक्टर आउट किया उसे फैक्टर आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं m1 स्क्वायर है, ये चला गया, और जो ऐसे है m2 स्क्वायर, ये वाला जो है सो यहाँ पर चला गया। अब जो बचा उसे लिखते हैं। आप क्या बचा इधर, 2m1 m2 u1 u2, यहाँ m1 m2, यहाँ भी m1 m2, हर जगह m1 m2 है। ठीक है, और तो यहाँ पर पहला में बचा 2u1 u2, इसमें क्या बचा u1 स्क्वायर, इसमें क्या बचा u2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आ गया आपका सीरीज। मास एक तरफ लिख दीजिए m1 प्लस m2, और इधर जो है सो माइनस यदि हम बाहर ले जाए साइन, तो ये हो जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2, तो u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर आया। अब देखिए ये सब क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये जो है सो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये जो है सो स्क्वायर है तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, और इसके पहले माइनस साइन रखा हुआ है। इसको आपको याद आता है ये क्या है, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और ये हो गया u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये है डेल्टा के। म्यू है, इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास, इसका डायमेंशन मास का है, इसको हम रिड्यूस्ड मास कहते हैं। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास बाय समेशन ऑफ मास। तो ये आ गया, ये मास के जैसा है, इसका डायमेंशन मास का, एक मास कट गया डायमेंशन के लिए और एक मास बचा हुआ, तो हाफ mv स्क्वायर जो लिखते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर जो लॉस हुआ है, निगेटिव साइन दिखा रहा है लॉस, वो लॉस हो गया हाफ म्यू1, म्यू मतलब कि रिड्यूस्ड मास टाइम्स ये जो इनिशियल वेलोसिटी इसका है, कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी है, वो दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, वो दोनों का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, उतना ज्यादा जो है सो आपको क्या होगा, लॉस होगा। और जब दोनों का u1 u2 जीरो हो जाएगा तो लॉस जीरो आ जाएगा। u1 इक्वल टू u2 मतलब लॉस जो है सो जीरो है। ये कौन सा सिचुएशन है आप समझ पा रहे हो, u1 इक्वल टू u2, ये मान लीजिए यहाँ पर है u1 है और u2 दोनों सेम से चल रहा है, कभी टक्कर ही नहीं मारेगा, टक्कर ही नहीं मारेगा तो लॉस ही नहीं होगा। हाँ, तो ये वो सिचुएशन बता रहा है कि नो कोलिजन, यहाँ पर कोलिजन ही नहीं होगा। तो इस तरह से आपको मिल गया कि लॉस जो है इन इलास्टिक सिचुएशन में, कंप्लीटली इन इलास्टिक सिचुएशन में, जहां पर जो मैक्सिमम होता है वो यही है, हाफ म्यू1 माइनस म्यू2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर, यही है मैक्सिमम आपका लॉस। दूसरा सिचुएशन है कि आपकी दूसरा कंडीशन लेके चलते हैं, ये तो केस नंबर 1 था कंप्लीटली इन इलास्टिक। आप चलते हैं कंप्लीटली इलास्टिक मतलब कि जस्ट सिंपली इलास्टिक। तो केस नंबर 2 लेके चल रहे हैं इलास्टिक सिचुएशन। आप देखिएगा कि इसमें जो है सो एनर्जी लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर वही वैसे ही ये पार्टिकल है, इधर दो ठो पार्टिकल चला, कोलिजन हुआ। अब कोलिजन के बाद में दोनों साथ में नहीं चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। राइट, ये मान लीजिए u1 से चल रहा है, ये u2 से चल रहा है, और यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि u1 u2 से ज़्यादा है ताकि जाके कोलिजन हो, और उसके बाद में कोलिजन के बाद में v1 v2 से चलने लगा। 1 2 1 2, 1 का मास जो है, 1 का मास है m1 और 2 का मास है m2, ये मान लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। करना क्या है, कंजर्वेशन लॉ लगाना है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। हम यहाँ पर आपको बताने चले कि हम आपको दिखाने वाले हैं कि इसमें लॉस नहीं होता है, लेकिन वो तो दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक ही क्वेश्चन आएगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, और वो क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2, शुरू में कोलिजन के पहले जो मोमेंटम है, बाद में है m1 v1 प्लस m2 v2। तो मेरे पास तो एक ही क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, v1 v2 के लिए सॉल्व नहीं कर सकते।
तो ऐसा करते हैं, हम आपको ये नहीं दिखाने वाले हैं कि इसमें लॉस जीरो होता है, हम ये मान लेते हैं कि लॉस जीरो है, यहाँ पर लॉस जीरो है, तो उसके बाद में हम कुछ नया चीज जो है सो आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर लॉस जीरो है, काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो जीरो है, मतलब कि एनर्जी कंजर्व्ड है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी शुरू में है वही एनर्जी बाद में रहेगा, ठीक है। तो एनर्जी शुरू में कितना है, हाफ m1u1 स्क्वायर, हाफ m1 नहीं m2u2 स्क्वायर, और ये कितना हो गया, हाफ m2 क्यों ले रहा हूँ, m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अभी हाफ हर जगह से है, उसको हटा देते हैं हाफ, ठीक है। ऐसा करते हैं, अब क्या करें इसको, अब ऐसा करते हैं कि वन वाला को एक तरफ कलेक्ट करते हैं और टू वाला को एक तरफ कलेक्ट करते हैं। तो इधर हो गया m1, ये m1 जो है उसको एक तरफ कलेक्ट कर रहे हैं, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और m2 वाले को एक तरफ कलेक्ट कर रहे हैं, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये कितना हो गया, m1 u1 प्लस v1, u1 माइनस v1, और ये हो गया m2 v2 प्लस u2, v2 माइनस u2। और यहां से देखें, एक से हमें जो है सो तुरंत मिल जाएगा, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ये देखिए, एक ही में इसको ले लेते हैं, अब इसको यूज कर लेंगे, m1 u1 माइनस v1 को जो यहाँ पर लिखते हैं, ये देखिए m1 u1 माइनस v1 है, तो उसके जगह पर हम लिख देते हैं m2 v2 माइनस u2, v2 माइनस u2, और ये हो गया आपका u1 प्लस v1, इधर हो गया m2 v2 प्लस u2, v2 माइनस u2, ठीक है। अब जो कट तक है उस कुछ काट देते हैं, v2 माइनस u2 ये कट गया, m2 भी कट गया, तो इधर कितना आया, इधर आया u1 प्लस v1, इधर आया u2 प्लस v2। तो यहां पर क्या आ गया, u1 माइनस u2, इधर आ गया v2 माइनस v1। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप बोलोगे इसमें ऐसा क्या स्पेशल है। u1 माइनस u2 क्या है, देखिए तो यहां से u1 माइनस u2, पहला पार्टिकल किस स्पीड से, पहला पार्टिकल का रिलेटिव स्पीड बता रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टू, इसका मतलब ये इसको अप्रोच कर रहा है, राइट। तो ये है रेट ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ अप्रोच कह सकते हैं, या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कह सकते हैं इसे। और यहाँ पर दूसरा जो है वो क्या है, v2 माइनस v1, ये देखिए v2 माइनस v1, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद में v1 ऐसे जा रहा है, v2 ऐसे जा रहा है, v2 को पहले लिखा है, v1 को बाद में लिखा है, मतलब ये भाग रहा है, सेपरेशन हो रहा है, यह बता रहा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। v2 माइनस v1 क्या हुआ, किस रेट से v2 आगे जा रहा है कंपेयर टू v1, और यहाँ पर u1 माइनस u2 है, इसका मतलब है ये इसके तरफ आ रहा है, आकर हिट करेगा, अप्रोच है यहाँ पर। तो ये जो अभी रिलेशन आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये दे रहा है आपको, ये हो गया अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये जो रिजल्ट आया किसके लिए आया, फुली इलास्टिक केस के लिए आया। फुली इलास्टिक केस में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। यदि फुली इलास्टिक नहीं होता तो हम ऐसे करते, यदि फुली इलास्टिक नहीं होता तो इसका रेशियो ले लेते हैं, रेशियो लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये रेशियो हो गया सेपरेशन और अप्रोच का रेशियो। ये जो वैल्यू है उसको हम ई कहते हैं, और इसका नाम है ई का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन। इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। अभी का केस में ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ एवरेज सेम आ गया था। वो केस के क्या है, इक्वल टू 1 का केस है। वो जो केस है इक्वल टू 1 पर देखिए, वेलोसिटी ऑफ जो सेपरेशन है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर आता है। और दूसरा एक्सट्रीम सिचुएशन, इसको लिख लेते हैं पहले। दूसरा एक्सट्रीम सिचुएशन है इक्वल टू 0। उस केस में क्या आएगा, इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टाइम्स 0, 0, तो सिंपली आया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है सो 0 हो गया। सेपरेट वो नहीं कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v2 माइनस v1, वो 0 हो गया। मतलब v2 इक्वल टू v1, दोनों साथ साथ चल रहा है, मूविंग टुगेदर। तो इक्वल टू 0 आपको बता रहा है इन इलास्टिक कोलिजन, इक्वल टू 0 बता रहा है आपको फुली इलास्टिक कोलिजन, और ये इन इलास्टिक कोलिजन हो गया। और इसके बीच बाद में जो ई का वैल्यू होगा इन बिटवीन 0 और 1, ये होगा, सिंपली कहेंगे इसको इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ओके। तो ये तो अभी आधा रास्ता ही चले थे और हम डाइवर्ट कर लिए कहीं और। तो यहां पर आपको एक इक्वेशन मिला, ये नहीं, इसको कहेंगे, ये इक्वेशन याद रखने का है। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपको यहां से मिला हुआ है, ये दोनों में जो भी लेना है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से, और दूसरा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से हमें एक इक्वेशन ये मिला है। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, v1 v2। कोलिजन के बाद में स्पीड क्या है वो हमें नहीं पता है, v1 और v2 दोनों नहीं पता है। यहाँ पर v1 और v2 में एक इक्वेशन मिला, और दूसरा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से हमें एक इक्वेशन मिला। ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, और दोनों को सॉल्व करने के बाद में v1 और v2 का वैल्यू क्या आएगा वो देखते हैं। तो चलते हैं सॉल्व करने के लिए। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार इक्वेशन। पहला वाला क्या है, यहाँ पर है m1 v1 प्लस m2 v2। जो अननोन है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इजकल टू m1 u1 प्लस m2 u2। राइट वाला सब नोन है, अननोन है लेफ्ट वाला। और अभी जो एक आया हमारे पास अभी, जो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल है। तो वहां से क्या लिख सकते हैं, हम दोनों v1 को एक तरफ लिखना चाहते हैं, v1 v2 को एक तरफ, ये यहाँ पर है v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2। ये है इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। और सॉल्व कैसे करें, आप जैसे सॉल्व करते हो इसे, हाँ, यदि हमें v1 चाहिए तो v2 को हटा देते हैं, इसको m2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये खत्म हो गया, और इमीडिएटली आपको v1 मिल गया। ये हो गया m1 प्लस m2 v1 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इधर क्या मिला, ये देखिए m1 u1 है और माइनस m2 u1 है, m1 माइनस m2 u1 आया पहला वाला टर्म। और दूसरा वाला टर्म m2 u2, और फिर यहाँ से भी है m2 u2, तो दो ठो m2 u2। तो v1 आपको मिल गया m1 माइनस m2 u1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, प्लस ये हो गया आपका 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया।
और दूसरा इक्वेशन हमें चाहिए V2 का, तो V2 हम यहाँ पर निकाल लें। कैसे निकालें? जैसे निकाले वैसे ही फिर निकालते हैं, क्योंकि वो लगता है ईजी है, और नहीं तो सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। V2 क्या हो गया? V2 हो गया यहाँ से V1 प्लस U1 माइनस U2। तो V1 यहाँ पर मुझे दिख रहा है, उसके साथ में U1 यहाँ पर ऐड कर दिए, V1 के साथ में U1 ऐड कर दिए यहाँ पर। इसके साथ में यदि हम U1 को ऐड करते हैं तो +1 हो गया। तो +1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? M2 खत्म हो गया, M1 आया, 2M1 U1 बाय M1 प्लस M2, और माइनस U2 करना है। यहाँ माइनस U2 यहाँ कर दिए, तो माइनस कर दिए तो ये आ गया प्लस M2 माइनस M1 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 U2। ये आपका V2 आ गया। तो ये आपका V1 और V2 आ गया है इलास्टिक कोलिजन के लिए। इलास्टिक कोलिजन के लिए अब इसमें से कुछ स्पेशल केस हम देखते हैं। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस हम ये देखते हैं पहले कि दोनों यदि मास सेम है तो क्या होगा। स्पेशल केस, केस नंबर 1, मास दोनों का मैंने सेम कर दिया। मान लीजिए ये जो है और ये दोनों जो है सो सेम स्पीड से जा रहा था, दोनों टक्कर हुआ। सेम स्पीड से नहीं जा रहा था, दोनों का मास m है, कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद क्या होगा उसका, ये मान लीजिए किससे जा रहा था, U1, ये U2 से कोलिजन हुआ। अब ये V1 V2 का क्या हाल होगा वो देखिए। यहाँ पर इसको देखिए, ये जो आपका इक्वेशन मान लेते हैं 3 है और ये 4 है, 3 से मिल जाएगा यहाँ पर आपका। M1 M2 दोनों सेम है तो फर्स्ट टर्म गायब हो गया। सेकेंड टर्म में क्या आएगा, 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये दोनों तो सेम है, मान लेते हैं इसको हम M कह देते हैं, से M। तो M2 की जगह पर सीधे मुझे क्या लिखना है, M लिखना है। और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2M U2, मतलब U2। V1 जो है सो U2 हो गया। सेकेंड पार्टिकल जिस स्पीड से कोलिजन के पहले चल रहा था, अब फर्स्ट पार्टिकल उसको स्पीड से चल रहा है। और V2 का क्या हाल है, V2 कितना होगा, यहां से देखिए ये कितना हो गया, 2M U बाय 2M। और सेकेंड टर्म M1 M2 दोनों सेम है तो ये टर्म 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो आपका आया U1। इसका मतलब है V2 जो है U1 आ गया। तो V1 जो है सो U2 बन गया, और V2 जो है सो U1 बन गया। कोलिजन के बाद में ये पहला वाला जो पार्टिकल है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। पहला जो पार्टिकल है वो U2 से चलने लगा, और दूसरा जो पार्टिकल है वो U1 से चलने लगा। मैंने एक्सचेंज कर लिया। तो यदि दोनों का मास सेम है और कोलिजन इलास्टिक है तो बोथ पार्टिकल जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। आप उसका वेलोसिटी अपना ए का बी हो जाएगा, और बी का ए हो जाएगा, एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। तो ये पहला स्पेशल केस है कि यदि दोनों का मास सेम हो गया तो वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेता है। तो इसको ये बहुत जगह यूज होगा, आपको उतना बार बार जो कैलकुलेशन नहीं करेंगे लेकिन ये यूज में आएगा। बस ये आपको याद रखना है कि यदि इलास्टिक कोलिजन है और दोनों का मास सेम है तो वेलोसिटी एक दूसरे का एक्सचेंज कर लिया। और स्पेशल केस 2 जो है वो क्या है, स्पेशल केस 2 ये है कि मान लीजिए एक ठो उसमें से बहुत ज्यादा बड़ा भारी है। मान लीजिए M2 जो है सो बहुत बड़ा है, तो V1 कितना आएगा, यहां से देखते हैं। V1 यहां पर है, M2 बहुत ज्यादा है, तो M1 को M2 में ऐड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, वो तब भी M2 रहेगा। तो नीचे में हो गया M2, और यहाँ पर M2 में से M1 को माइनस कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हम V2 निकाल रहे हैं, राइट। हमें पहले V1 देखना चाहिए था, कोई बात नहीं, पहले V2 ही निकाल लेते हैं।
तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा m2 ही रह जाएगा, ये m2 ही रह जाएगा। तो यहां पर आ गया 2m1 बाय m2, अभी जो निकाल रहे हैं वो v2 है, 2m1 बाय m2, ये u1 हुआ, और प्लस ये क्या था देख लेते हैं, m2 बाय 2, m2 बाय m2, तो ये आ गया आपका 2m1 m2 u1 प्लस u2। ये v2 का है, हेवियर मास जो है, ये भारी वाला है, हेवियर मास जो है। और v1 का देखते हैं, v1 आपका यहाँ पर है v1। अब देखिए यहाँ पर ये जो है सो आपका m बन गया m2, ये भी m2 बन गया, और ये m1 में से m2 चला गया तो माइनस m2 ही रहेगा, क्योंकि m1 में से m2 को ऐड करे कोई फर्क नहीं पड़ता, m2 बहुत ज्यादा है। तो ये हो गया m1 बाय 2m2, वो भी माइनस में, m1 बाय m2 u1 प्लस, प्लस कहाँ है ये 2m2, ये भी m2 है और ये भी m2 है, खत्म हो गया 2u2, 2u2। ये आया, ये है लाइटर वाला मास, हल्का वाला जो है सो। तो पहला पार्टिकल जो है उसका मास कितना हो जाएगा, अब उसका मास, उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा कोलिजन के बाद में, वो हो जाएगा, ये सही है, नहीं सही नहीं है, थोड़ा मिस्टेक है, उसको रेड कलर से हम ठीक करते हैं। देखिए यहाँ पर m2 होना चाहिए था, वहां पर मैंने m1 लिखा, देख लीजिए v1 में जाके, v1 में यहाँ m1 बहुत छोटा है, ये m2 बहुत ज़्यादा है, तो माइनस m2 प्लस m1 जो है वो m1 को आप जीरो मान लीजिए, m2 बहुत बड़ा है, ये मान लीजिए 1000 है, ये जस्ट 1 है, तो ये सिंपली 1000 हुआ, और नीचे में भी 1000 है, ये दोनों कट के केवल u1 आया था, वो भी माइनस के साथ, तो ये दोनों सेम आ गया, इसका मतलब है ये दोनों कट के आपका आ गया फाइनली, यहाँ पर लिख देते हैं -u1 प्लस 2u2, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट है। और इसमें ये भी यदि देख लीजिए, यदि मान लीजिए ये जो u2 है वो जीरो है, मैंने रुका हुआ है, हैवियर जो पार्टिकल है मान लीजिए जैसे दीवार, वो रुका हुआ है, हाँ, वो रुका हुआ है, इज एट रेस्ट, तो छोटा वाला पार्टिकल है उसका स्पीड क्या होगा, -u1, वो रिवर्स हो गया, वो रिवर्स हो गया। ये जैसे मान लीजिए बॉल है, और यहाँ बहुत बड़ा जो है सो एक ये पार्टिकल रखा हुआ है और ये रुका हुआ है, आप इसको वाल भी समझ सकते हैं कि वाल तो रुका हुआ ही रहता है, इस इधर से गया, इसमें से कोलिजन हुआ, टकरा के वापस आ जाएगा, तो जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से वापस आ जाएगा, माइनस साइन यहाँ पर देखिए, u1 से गया था, u1 से ही वापस आ गया। तो इस तरह से आप यदि इलास्टिक कोलिजन है और दीवार में आप एक बॉल को थ्रो करते हैं, यू जिस स्पीड से थ्रो करते हैं उसी स्पीड से आ जाता है, यदि वो फुली इलास्टिक कोलिजन है तो, क्योंकि ये सारा जो कैलकुलेशन किया हुआ है वो फुली इलास्टिक कोलिजन के लिए है। दीवार रुका हुआ है तो ये आपका वापस आ गया, यदि दीवार नहीं रुका हुआ रहता तो ये आपका स्पीड होता -u1, जो इधर रुका हुआ रहने पर रहता सो, अब प्लस थोड़ा सा 2u2, यदि ये शुरू में जो बॉल है ये इसमें कुछ स्पीड से चल रहा होता तो इसका जो स्पीड है उसका डबल ऐड कर देते, ठीक है, इसका स्पीड जो है सो उसका डबल हम ऐड करते, और इसका वाला जो है सो माइनस कर दिया है यहाँ पर u1। ठीक है, और ये इसका क्या हल होगा, v2 कितना हो जाएगा, v2 देखिए u1 का जो है 2m1 बाई m2, m1 तो बहुत छोटा है, तो क्यों ना हम m1 बाय m2 को जीरो ले लें, ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये पहला वाला टर्म तो जीरो हो गया u2, तो v2 का स्पीड क्या है u2, ये हाथी है आपका, ये वाला जो तो हाथी है, और ये चींटी है आपका। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि ये चींटी हाथी से टकरा रहा है,
ठीक है। ये जो है सो हाथी है, इधर चल रहा है अपना, एलिफेंट है। और ये चींटी इधर से आ रहा है, चींटी बना दिया इसको। ये U1 स्पीड से आ रहा है और ये हाथी U2 से जा रहा है। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद में क्या होगा, हाथी उसी स्पीड से चलता रह जाएगा। और ये कोलिजन यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। और ये जो है इसका स्पीड जो है सो कितना हो जाएगा, -U1 + TU2। तो जिस स्पीड से ये जा रहा था उसी स्पीड से वापस होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, इसका जो स्पीड है उसका डबल जो है सो ऐड कर देंगे। इसका स्पीड का जो है सो डबल हम ऐड कर देंगे, तो उसके बाद में ई वापस उसी से नहीं आएगा, थोड़ा कम से आएगा। लेकिन यदि मान लेते हैं पूरा का पूरा कि U2 जो है सो यहाँ पर भी इसको हम कह सकते हैं, अ, हाँ इसी स्पीड से वापस आएगा, बहुत सिंपल है इतना। ठीक है, इतना ही अभी आपको याद रखना है। अब हम क्या करते हैं हमने इसके पहले आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में, राइट। ई जो है उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। एक हो गया, एक हो सकता है, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यदि ये इलास्टिक कोलिजन हो गया, और यदि 0 हो गया तो ई कंप्लीटली फुली जो है इन इलास्टिक कोलिजन हो गया। यूजुअली आपका केस जो आएगा सो बीच में आएगा ना, तो बीच में आएगा तो उसके लिए कितना होगा वैल्यू, ये जो कोलिजन हो रहा है दोनों के बीच में, यहाँ पर कोलिजन हुआ, ये दोनों मूव कर रहा है, ये U1 से आ रहा था, ये U2 से जा रहा है, इसके बीच में कोलिजन हुआ। अब ये V1 से चलने लगा, ये V2 से जा रहा है। ये वैल्यू V1 V2 का कोलिजन के बाद में क्या होगा, यदि ये न ही फुली इलास्टिक हो न ही फुली इन इलास्टिक हो, तो उसके लिए हम आपको यहाँ पर फिर पूरा कैलकुलेशन नहीं करके दिखाएंगे, लेकिन हम आपको रिजल्ट लिख देंगे। सिंपली आप कहोगे इसमें कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगाएंगे पहले, ऑफकोर्स लगाएंगे क्योंकि वो सेम है, m1u1 + m2u2 इज इक्वल टू m1v1 + m2v2, इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2, अब कंजर्वेशन लॉ ऑफ हम एनर्जी नहीं लगा सकते क्योंकि इलास्टिक कोलिजन नहीं है, राइट। तो क्या लगाएंगे, हम यहाँ से लेके चलेंगे। ई का वैल्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट। तो अप्रोच और इसका वैल्यू हम लिखें, सेपरेशन बाद में सेपरेट हो रहा है तो V2 जो है सो ज्यादा होगा -V1। अप्रोच अप्रोच हो रहा है तो U1 ज्यादा होगा U2 से। यहाँ पर बस ध्यान दे दीजिए, ये V2 - V1 है तो U1 - U2 है, इसको जस्ट दोनों के एक ही ऑर्डर में नहीं रखना है। तो यहां से आपका एक इक्वेशन आ गया, V2 - V1 इज इक्वल टू E टाइम्स U1 - U2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है और V1 V2 निकालना है। लास्ट टाइम आपने जब इसको सॉल्व किया था तो E का वैल्यू 1 था इलास्टिक कोलिजन के केस में। देखिए यहाँ पर किधर गया वो, ये यहाँ पर देखिए, एक है यहाँ पर, ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम है और ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है। यहाँ पर 1 था, अभी यहाँ पर E है, टाइम्स U1 - U2 है आपके केस में। तो बस इतना ही डिफरेंस है, और इसके वजह से जो आपका वैल्यू आएगा वो डिफरेंट होगा। हम आपको यहाँ पर सीधे जो है सॉल्व कर नहीं करेंगे उतना, क्योंकि ये सिली अलजेब्रा है, उसको आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में हम उसका सिंपली वैल्यू लिख देते हैं। इसका वैल्यू होगा, पहला वाला जैसे लिख रहे थे ना वैसे ही लिखेंगे, m1 - m2 बाय m1 + m2। ये U1 था पहला वाला, देख लीजिए, उसी में हम कुछ ऐड कर देंगे, ई को ऐड कर देंगे। यहाँ पर कहाँ गया वो, सॉल्व करने के बाद ये देखिए, m1 - m2 बाय m1 + m2, 2m2, इसी को लिखते हैं, इधर है यहाँ पर 2m2 U2 बाय m1 + m2। ये इलास्टिक कोलिजन के लिए है, उसको पहले लिख लेते हैं, उसी को में ई को हम कहीं पर इंसर्ट कर देंगे। और ये क्या था,
ये था 2m1u1, मेरे ख्याल से यही था, प्लस m2 माइनस m1, थोड़ा दूर करना पड़ेगा क्योंकि इंसर्ट करना है, m2 माइनस m1, m1 प्लस m2, ये हो गया u2। यही है दोनों, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, 2m1 2m1u1, m2 माइनस m1, ठीक है इतना। अब अब हम क्या करते हैं इसमें, देखिए जो 2 आया वो कैसे आया, 2 की जगह पर हम 1 प्लस ई लिखेंगे। ये इलास्टिक कोलिजन में जो है सो 2 आया है, तो यहाँ पर 2 को हटाकर हम सिंपली लिखेंगे, कोई दूसरा कलर देते हैं, 1 प्लस ई लिखेंगे। यहाँ भी 2 को हटाकर हम लिखते हैं 1 प्लस ई। और उसके बाद ये दोनों टर्म में कहीं पर लिखना है, ये वो कहाँ लिखे हैं, ये यहाँ पर जो है सो ई लिखेंगे, m1 माइनस ई m2, और यहाँ पर लिखेंगे ई m1। ठीक है, इतना ही। और ये तो प्लस है ना, हमने माइनस दे दिया, यहाँ पर देख लीजिए प्लस ही था, ये देखिए प्लस है, m2 माइनस m1 है। ये ध्यान देना है कि यहाँ पर m1 माइनस m2 है, तो यहाँ पर m2 माइनस m1 है, और नहीं तो माइनस देने पर दोनों m1 माइनस m2 हो जाएगा। हम माइनस वाला याद रखते हैं, हाँ प्लस वाला याद रखते हैं, यहाँ भी प्लस है। ये आपका रिलेशन है, m1 माइनस ई m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यहाँ u1 है। सेम चीज यहाँ पर आ गया आपका, देखिए m2 माइनस ई m1, इसको जस्ट रिवर्स किया है, m1 माइनस m2 है, यहाँ m2 माइनस ई m1, जस्ट इसको रिप्लेस किया है और कुछ नहीं। और ये दोनों का देखिए सेम है, 1 प्लस है ई, 1 प्लस ई, यहाँ m1 u1, यहाँ m2 u2, बस इतना ही है। आप इसे याद रखिए। इसे याद रखने के बाद में क्या होगा कि ई का वैल्यू मान लीजिए दे देगा कि ई का वैल्यू जो है 0.6 है, आप सीधे ई का वैल्यू 0.6 रखकर v1 और v2 का वैल्यू तुरंत बता सकते हैं। तो कितना लॉस हुआ एनर्जी का आप बता सकते हैं। तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास लगाइए, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाइए, और उसके बाद में उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद में आपको v1 v2 का वैल्यू निकलेगा। इसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा। उससे बढ़िया है कि आप ये फॉर्मूला यदि आप याद रखते हो तो उससे क्या होगा कि आप इमीडिएटली v1 v2 जो कोलिजन के बाद में वेलोसिटी है वो आप बता सकते हो। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसे याद रखना चाहिए। ओके, और लास्ट में हम आपको क्या बताते हैं कि कोलिजन इन 2D में कैसे डील करेंगे। कोलिजन इन 2D है, तो 2D जो हम लेंगे उसमें जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई बॉल रखा हुआ है, इधर से आया, हिट कर दिया इसको, ये u1 से आया, इसको हिट कर दिया, ये मान लेते हैं रुका हुआ है यहाँ पर, ठीक है, या चल भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये u2 जो है सो रुका हुआ है। अब कोलिजन के बाद में एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ये यहाँ आ गया बॉल, ये यहाँ आ गया, ये 1 वाला है m1, इसका मास m2 है, ये m1 है, अभी किस स्पीड से जा रहा है v1 से, ये m2 है जो किस स्पीड से जा रहा है v2 से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले की तरह हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लेते हैं, एक x हो गया और एक y हो गया, मतलब एनालिटिकल मेथड की तरह। ये एंगल कुछ होगा θ1, ये एंगल होगा कुछ θ2। हम सिंपली यहाँ पर भी जो है सो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम वगैरह वगैरह जो भी लगाना है फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम या एनर्जी जो भी लगाना है, एनर्जी तो अलग है लेकिन कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम जो लगाएंगे वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में अलग अलग लगा लेंगे। एक्स डायरेक्शन में लगाना है, लगाइए। तो शुरू में कितना मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में, केवल वो एक्स में ही चल रहा था m1 e1, और अब कितना है, तो इधर इसका मोमेंटम है इस डायरेक्शन में इतना, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा एक्स डायरेक्शन में, ये थीटा एंगल है तो इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा, m1 v1 का कंपोनेंट इधर हो जाएगा विथ कॉस थीटा। m1 v1 ये इसका मोमेंटम है इस डायरेक्शन में, x में क्या हो जाएगा, जस्ट कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसका इधर मोमेंटम है m2 v2, x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा cos θ2, ये θ1 θ2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया।
अब वाई डायरेक्शन में देखें, वाई डायरेक्शन में जो है सो m1 क्या है यहाँ पर, इसका कोलिजन के पहले, ये कोलिजन के पहले एक वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, जीरो, कोई वेलोसिटी ही नहीं है। जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में है, तो उधर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो मोमेंटम जीरो हो गया। और इधर ये जो कंपोनेंट है, इसका दो कंपोनेंट होता है ना, ये कंपोनेंट इधर और ये कंपोनेंट इधर। तो इसका जो कंपोनेंट एक्स में आया था वो था कॉस थीटा, और जो वाई में आएगा वो होगा साइन थीटा। तो मोमेंटम है m1v1 एलोंग वाई डायरेक्शन, ये हो जाएगा साइन थीटा 1। और ये वाला m2v2 का वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो होगा m2v2 साइन थीटा 2, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपको आ गया। अब ये दो इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए और आपको सारी चीजें मिल जाएंगे। इसमें आपको कितने अननोन है, पहले आपको ये तो पता ही है। आप देखिए अननोन है यहाँ पर, v1 नहीं पता, v2 नहीं पता, थीटा 1 नहीं पता, थीटा 2 नहीं पता। आपके पास चार जो है सो अननोन है। ठीक है, तो ये चार अननोन आपके पास नहीं रहेंगे, आपके पास दो ही इक्वेशन है। यदि चारों अननोन रहेंगे तो आपके पास दो और इक्वेशन का जरूरत होगा। तो या तो आपको थीटा 1 दे दिया जाए, जैसे कि दो चीजें और आपको पता होना चाहिए, थीटा 1 दे दिया जाएगा और v1 दे दिया जाएगा, तो आप v2 बता सकते हो, या कोई भी इसमें ये चारों में से कोई दो दे देगा तो आपको पता चल जाएगा। और ऐसा नहीं किया तो वो कह देगा कि एनर्जी जो है सो इलास्टिक है, कोलिजन इलास्टिक है। कोलिजन इलास्टिक है तो आपका जो है इलास्टिक कोलिजन की यदि बात उसने कह दिया, तब आपके पास एक और एनर्जी, एक और इक्वेशन आ गया कि शुरू में जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, वही एनर्जी बाद में भी है, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास तीन इक्वेशन है और चार आपके पास क्या है, वेरिएबल है। तो एक तो इसमें से कोई ना कोई वैल्यू आपको दे दिया जाएगा, v1 या v2 या थीटा 1 या थीटा 2, कोई एक दे देगा और बाकी सब आपको निकाल लेना है। तो ये था कोलिजन। इस वीडियो में इतना ही बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल में दो तीन तो सवाल हैं वो बताएंगे और एक्सरसाइज के इसके बाद समराइज कर देंगे, और तब हम जो है सो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आपको कैसा वीडियो लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।